बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका की नाम है निश्चित समाकलन, मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल्स। अपना तो हिंदी में है तो निश्चित समाकलन अपन इसको बोलेंगे। देखिए आप इस चैप्टर को, हालांकि मैंने जब इंटीग्रेशन की शुरुआत करी थी, इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत करी थी, तो आपको इंटीग्रल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब अनिश्चित समाकलन में करा चुका हूँ। तब शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ये 4 चैप्टर होते हैं। सबसे पहले अनिश्चित समाकलन, फिर निश्चित समाकलन, इसके बाद 2 चैप्टर और होंगे, वक्रों से घिरा क्षेत्रफल और अवकल समीकरण। बेटा जो आप चैप्टर पहले इंडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित समाकलन पढ़ चुके हो, अब आगे वाले तीनों चैप्टर में, मतलब एक ये और आगे 2 और चैप्टर हैं, उनमें उसके बिना काम नहीं चलेगा। मतलब बार बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बहुत भारी लेवल का ना हो गया, छोटा भी हो सकता है, लेकिन इंडेफिनिट की मतलब कि अनिश्चित समाकलन जो आप पढ़ चुके हो उसकी जरूरत तो पड़नी है। तो अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि जो एग्जाम वाले हैं ये ज्यादातर फोकस करते हैं निश्चित समाकलन पर, वक्रों से घिरा क्षेत्रफल अगले चैप्टर पर और अवकल समीकरण उससे अगले चैप्टर पर। कारण इसका है क्योंकि जब आप ये 3 चैप्टर करते हो तो इसमें न चाहते हुए भी समाकलन, अनिश्चित समाकलन तो होगा ही। तो अगर इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला चैप्टर तो इसमें इन्वॉल्व रहता ही है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से मैं ऐसा भी ऑब्जर्व करते आ रहा हूं कि अनिश्चित समाकलन, जो कि चैप्टर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, उस पर भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो अपन ये तो नहीं बोल सकते कि इन 4 चैप्टर में से कौन सा कम इंपॉर्टेंट है और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इंडेफिनिट से भी आ रहे हैं एग्जाम में, अगर बात करें एग्जाम में क्वेश्चन आने की बारी की। और हाँ यहां एक चीज तो मैं पक्के से बोल सकता हूं कि ये जो 3 चैप्टर हैं, डेफिनेट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, इनसे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है क्वेश्चन आने की, क्योंकि ये एप्लीकेशन, मैंने उधर बोला था आपको कि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो यहां से वो ज्यादा पूछ लेते हैं। तो अपन लोग अब इन चैप्टर्स को अच्छे से देखेंगे। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये तीनों जो चैप्टर हैं वो इंडेफिनिट जितने बड़े नहीं है, क्योंकि इंडेफिनिट में बहुत सारे प्रोफाइल थे और बहुत सारे प्रोफाइल के अंदर भी अपन ने बहुत कुछ किया था। यहां उतना सब काम नहीं है। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसमें कुल मिला के 8-10 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से खेल होगा। अच्छा ये स्मार्ट तरीकों में आएगा ये चैप्टर, वहां अपने को लंबा लंबा काम करना पड़ता था, यहाँ स्मार्टनेस से होगा। अपन लोग कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो इंटीग्रेशन को आसान कर देंगे। तो ये तो मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूं निश्चित समाकलन कैसे करना है अपने को, आगे देखते हैं। यदि देखिएगा, यदि y बराबर एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी में एक सतत फलन है, सतत फलन है, आई रिपीट एक सतत फलन है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एफ एक्स फलन को क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। एवं यदि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर फाई एक्स प्लस सी, मतलब अगर इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एफ एक्स का, तो मान लो वो इंटीग्रेशन अगर फाई एक्स प्लस सी आ रहा है तो यहां से लिखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का समाकलन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में एफ एक्स का समाकलन, ए से बी में एफ एक्स का जो समाकलन है वो आपको पता करने के लिए, देखो अभी ये अनिश्चित था, मतलब इसमें सीमाएं नहीं दी हुई थी, अब इसमें सीमाएं दे दी गई हैं, तो ये समाकलन निश्चित समाकलन बन गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गया है। और इसको हल करने के लिए, इसका मान, इसका वैल्यू बताने के लिए, जो ये अनिश्चित समाकलन था, इसके आंसर में पहले आप अपर लिमिट डालोगे, तो इसमें आप अपर लिमिट रख दो x के स्थान पर, एफ ऑफ बी प्लस सी, माइनस फिर आप इसमें लोअर लिमिट डाल दो, तो लोअर लिमिट है a, तो यहां a डालोगे तो फाई ऑफ a प्लस सी, और यहां से c और c कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। क्या आ जाएगा बेटा, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ये अपना आंसर आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो मैंने ये जो स्टेप आपको सी जो लिख के बताया और जो कटा हुआ है, इसको मैं यहां आपको दिखाने के लिए बता दिया था, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मैं इसका सीधा आंसर ये लिख रहा हूं, तो मैं मिटा रहा हूं। और एक चीज यहां से बोल देता हूं कि जो अनिश्चित समाकलन था वो किस पर निर्भर था,
इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन गुणांक पर गुणक पर निर्भर था, जबकि अगर हम निश्चित समाकलन की बात करें तो यहां c नहीं आया है, c कट गया है, तो आप यहां से बोलोगे कि निश्चित समाकलन समाकलन गुणक पर निर्भर नहीं करता है ना। तो यहां पर हम इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और सीधा हमारा जो आंसर आया था वो लिख देते हैं। क्या आंसर आया था बेटा? अगर इसका समाकलन फाई एक्स प्लस सी था तो अपर लिमिट रखने से सीधा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ये इसके निश्चित समाकलन का मान आ गया। यहां पर अपन लोग एक चीज क्या लिखेंगे कि क्या, देखो निश्चित समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैं शॉर्ट में इसको डी आई लिखूंगा। डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेट, आई मतलब इंटीग्रेशन, मतलब निश्चित समाकलन। तो मैं लिख देता हूं डी आई मतलब कि निश्चित समाकलन समाकलन गुणक पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, जबकि वहां सी पर निर्भर करता था, तो एक चीज अपने यहां से अपने को ये मिल गई। अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी और भी चीज है। अच्छा, आप इसको क्या बोलते हो? ए को, इस ए को बोलते हो लोअर लिमिट, है ना, और बी को क्या बोलते हो? अपर लिमिट। निचली सीमा, ऊपरी सीमा। ये बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वही बोलेंगे जो मैं इंग्लिश में बोल रहा था। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। आपने जो बोला उसको एक बार जरा सोचो दोबारा से कि क्या बोला आपने। ये बोला कि ए जो है वो लोअर लिमिट है। क्या बोला? लिमिट है। मतलब हमने तो यहां ए और बी डायरेक्ट रख दिया, जबकि यहां बोला क्या जा रहा है कि ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है। मतलब अगर देखा जाए तो यहां फाई एक्स में ए और बी रख दिया तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये लिमिट है। अच्छा, एक बात और, अगर मैं बात करूं इस फलन की, तो ये फलन कहां से कहां तक बात हो रही है? ए से बी तक बात हो रही है। इसमें कहां से कहां तक बात हो रही है? ए से बी तक बात हो रही है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये पॉइंट आप सुन लीजिएगा, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये अपना इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने यहां क्या लिखा है? फाई ऑफ बी, लेकिन जबकि बी मैंने रख दिया, यहां बी पर फाई का मान निकाल दिया, जबकि बी जो थी वो अपर लिमिट थी। मतलब मेरे को बी पर एक्चुअल में लिमिट निकालनी थी, और बी और ए दोनों इसकी बाउंड्रीज हैं। तो हम बी पर कौन सी वाली लिमिट निकालेंगे और कौन सी नहीं निकालेंगे? हम बी पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा। क्या नहीं निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। एक मिनट स्टॉप कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। व्हाट इज बी? बी इज अपर लिमिट। मतलब मेरे को यहां यह लिखना चाहिए बेहतर करने के लिए कि एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स बी फाई ऑफ एक्स। एक्चुअल में मैंने अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट लिया, तो x इज टेंडिंग टू बी इन द सेम वे। इसी तरह से मैंने a जो है वो लोअर लिमिट रखा, तो मेरे को यहां लिमिट मतलब लिमिट इस तरह से लिखना चाहिए। नाउ a इज लोअर लिमिट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका है वो ये है। लेकिन अभी रुको, ये कंप्लीट नहीं है। जो मैं यहां समझा रहा था उसको देखो। b पर लिमिट तो है बच्चों, लेकिन b के आगे फंक्शन डिफाइन है या नहीं है मेरे को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि फंक्शन कहां से कहां में है? a से b में है, और मैं a से b के बाहर बात करूंगा ही नहीं। तो मैं b पर इसकी लिमिट तो निकालूंगा, लेकिन b पर इसकी b से पहले वाली लिमिट निकालूंगा, जिसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा। तो मैं b पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाईं सीमा निकालूंगा, और a पर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकालते हुए इसके a के आगे वाली लिमिट निकालूंगा, मतलब a पर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। a प्लस कर दिया। यही तो तरीका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखने का। तो एक्चुअल में देखा जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये वाला फंडा तैयार हुआ। ये भी प्रॉपर, ज्यादातर अपन इसको यूज करने वाले हैं, ये वाली चीज जो मैंने लिखी है। लेकिन ये सर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कुछ डिफरेंट बताना चाह रहे होगे, तो शायद आपने ये बताया ना बेटा, कोई डिफरेंट नहीं। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पॉइंट, एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बता दूं, कॉन्सेप्चुअल, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। मैं अब अगली जो चीज लिखता हूं वो लिखता हूं जियोमेट्रिकल, हिंदी में लिख देता हूं डी आई मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब कि निश्चित समाकलन। तो डी आई मतलब निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। इसका ज्यामितीय अर्थ मतलब ज्यामितीय रूप से ये क्या बता रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्यामितीय रूप से ये निश्चित समाकलन क्या अपने को बता रहा है। आ जाओ देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले मैं लिख देता हूं कि ये क्या बता रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए,
इंटीग्रेशन ऑफ, या इसको अच्छा ये पढ़ते कैसे हैं वो भी देख लेना है आपको, क्योंकि पढ़ने में ही दिक्कत आएगी जो लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन अच्छे से सुनना है बच्चों, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये बोलते हैं इसको, है ना। अब कोई भी माध्यम हो आपका, इंग्लिश हो हिंदी हो, बोला तो ऐसे ही जाता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या फिर बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। अब बिल्कुल ही हिंदी बोलना है जबरदस्ती का, तो एफ एक्स का समाकलन ए से बी में, या ए से बी में एफ एक्स का समाकलन, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब होता है फलन, पहले सुन लेंगे पूरा, फलन y बराबर एफ एक्स के द्वारा x अक्ष से x बराबर a से x बराबर b में घिरे क्षेत्र का घिरे क्षेत्रफल का, क्षेत्र की जगह क्षेत्रफल लिख दे, ए से बी में घिरे क्षेत्र का या क्षेत्रफल का या क्षेत्र का, घिरे क्षेत्रफल का बीजीय योग। यस, इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों को थोड़ा सा, जो लोग पहले से पढ़े हुए उनको हल्का सा झटका लगा होगा, जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पढ़े हैं या थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़े हैं, उन्होंने केवल इतना पढ़ा हुआ है, एफ एक्स के द्वारा एक्स अक्ष से एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी में घिरा क्षेत्रफल। मैंने एक अलग से लाइन डाल दी, क्या क्षेत्रफलों का लिख देते, क्षेत्रफलों का बीजीय योग। मैंने बीजीय योग एक अलग चीज डाल दी है। एक मिनट सुनते हैं, इसका ज्यामितीय अर्थ यही होता है, घबराना नहीं है, आप तो देखते जाओ। इधर देखिए, ये मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप जरा अच्छे से देखते जाइएगा। और ये एक फलन मैंने बना लिया, ये लो, ये एक मैंने फलन बना लिया। ये एक्स अक्ष है बच्चों, है ना, इसका नाम है एक्स अक्ष। अच्छा, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। अच्छा, इस वाले बिंदु का नाम दे देता हूं a, x बराबर a, और इस वाले बिंदु का नाम है x बराबर b। मैं दोबारा बोलता हूं, ये है फलन y बराबर एफ एक्स, ये है x अक्ष, ये है x बराबर b, और ये है x बराबर a। अच्छा, x बराबर a। अभी तक जिन लोगों को मिसकंसेप्शन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मिसकंसेप्शन आपको ही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो जिनको भी है वो मिसकंसेप्शन को हटाएंगे कि फलन y बराबर एफ एक्स के द्वारा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, लेकिन कहां से कहां में घिरा क्षेत्रफल, a से b में। तो कई लोग इसको यही बोलते थे कि फलन y बराबर एफ एक्स के द्वारा a से b में घिरा क्षेत्रफल। ये गलत है, a से b में घिरा क्षेत्रफल नहीं बताता। ये क्या बताता है जरा सुनिएगा। मैंने बोला है घिरे क्षेत्रफलों का बीजीय योग। मतलब ये कि यहां से यहां तक अगर आप देखो तो x अक्ष की वजह से 3 क्षेत्रफल घिरे हुए दिख रहे हैं, ये और ये। तो ये इनका बीजीय योग बताता है। होल्ड कीजिएगा थोड़ा, मेरे को समझाने में थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी आपके दिमाग में फिट कर दूंगा इसको। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पॉज लेके पहले इसको दो डिटेलिंग करते हैं इसकी। ये बिंदु है A, ये बिंदु है B। इसने x अक्ष को जहां काटा है उन बिंदुओं के मैं नाम रख लेता हूं, इसका नाम रख लेता हूं x बराबर C और इसका नाम रख लेता हूं x बराबर D। अच्छे से सुनना है बेटा, जब आप इस फलन एफ एक्स का, याद रखना है, मतलब जो चीजें बता रहा हूं उनको दिमाग में सेट करना बेटा। जब फलन का कोई हिस्सा एक्स अक्ष के ऊपर होता है, a से c में इस फलन का ये वाला हिस्सा जो है वो एक्स अक्ष के ऊपर है, तो आप a से c में, मतलब यहां से यहां में जब इसको इंटीग्रेट करोगे, तो मान लो जो मान अपने को मिलेगा वो a1 मिलेगा। क्या मिलेगा, माना है मैंने, a1 मिलेगा। अरे यार, इस a1 मिला ना यार। अब यहां पते की बात ये मैं बोलने जा रहा हूं कि जब ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर होता है और आप सीमाओं में आगे बढ़ते हुए, मतलब मैं a से c की तरफ गया हूं, मतलब आगे बढ़ा हूं, तो जब ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर होता है और आप आगे बढ़ते हुए समाकलित करते हो, तो इस समाकलन का मान 100% पॉजिटिव आएगा। आप चाहिए तो चेक कर सकते हो। इसका बेस्ट मैं तरीका बताऊं चेक करने का, क्या है, साइन एक्स का ग्राफ ले लो। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता रहता है कि कब ऊपर है कब नीचे है। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है। चेक कर लेना आप 0 से पाई में साइन एक्स को इंटीग्रेट करके। अगर ग्राफ का हिस्सा एक्स अक्ष के ऊपर है और आप आगे बढ़ते हुए समाकलित करते हो, मतलब आगे बढ़ते हुए मतलब a से c, पीछे हटते हुए मतलब c से a, मैं कह रहा हूं आगे बढ़ते हुए समाकलित करते हो, तो समाकलन का मान, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मान पॉजिटिव आएगा। दिमाग में सेट करो इस चीज को, मेरे को जरूरत पड़ेगी अभी कुछ देर बाद ही इसकी।
अब आप आगे की चीज समझ गए होंगे। अगर मैं सी से डी में इंटीग्रेट करूंगा, सी से डी में इंटीग्रेट करूंगा एफ को, तो यहां एफ का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के नीचे है, तो यहां पर इसका मान मैं मान लेता हूं a2 है, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है। तो a2 का मान अपने आप ही कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है। और इसी तरह से जब आप अंतिम डी से बी में इंटीग्रेट करोगे, तो डी से बी में इंटीग्रेट करने पर ग्राफ का हिस्सा फिर से एक्स अक्ष के ऊपर है, तो ये a3 आएगा जरूर, बट a3 कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या देखा आपने कि अगर ग्राफ का हिस्सा एक्स अक्ष के ऊपर है तो निश्चित समाकलन का मान पॉजिटिव आएगा, ग्राफ का हिस्सा एक्स अक्ष के नीचे है तो निश्चित समाकलन का मान नेगेटिव आएगा। आएगा ना बेटा? अब मैंने ये बोला है कि ए से बी में एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफलों का बीजीय योग, बीजीय योग मतलब ये यहां पर मैं इसको समराइज करता हूं, जरा देखिएगा। मतलब इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बीजीय योग, मतलब इनका जो चिन्ह आ रहा है हर अंतराल में, जो क्षेत्रफलों का जो चिन्ह आ रहा है उसको एज इट इज योग कर दो। मतलब इसको मैं a1 प्लस a2 प्लस a3 लिखूंगा। यस, ये बीजीय योग हो गया। बीजीय मतलब चिन्ह के साथ योग। a1 कैसा आने वाला था? पॉजिटिव, तो वो वैसा का वैसा है। a2 नेगेटिव आने वाला था, a2 नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज होगी, और a3 पॉजिटिव है। तो आप जरा गौर से देखो, जब आप इसको हल करोगे तो इसको हल करने से a1 और a3 पॉजिटिव होने की वजह से जुड़ेंगे, लेकिन a2 उसमें से घट जाएगा। इसका मतलब ये इन क्षेत्रफलों का बीजीय योग है। जबकि कई लोग इसको, कई बच्चे, नॉट टीचर, टीचर तो सब स्मार्ट होते हैं, वो बता देते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर ए से बी में एफ एक्स के द्वारा एक्स एक्स से गिरे गया क्षेत्रफल। अरे यार, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें ना बच्चों, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ए से बी में घिरा क्षेत्रफल एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये थोड़ा आउट ऑफ द वे बात बता रहा हूं, एरिया में बतानी है मेरे को। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका आएगा मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस मॉड a3। इसका मतलब मैंने इन तीनों डेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या बना लिया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के बाद जोड़ा है। यहां पर देखो तो ये क्षेत्रफलों के मापांकों का योग है, और ये मापांकों का योग होगा तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे। और अब ये फलन ने ए से बी में जितना एक्स अक्ष के साथ क्षेत्रफल घेरा है वो क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये घिरा हुआ क्षेत्रफल नहीं बताता, बल्कि घिरे हुए क्षेत्रफलों का बीजीय योग बताता है। बेटा, अगर मैं आपसे एक केस लूं, यहां पर देखिएगा जरा, थोड़ा इतनी सी जगह में काम चलाना। ये है और ये है, ए से बी में, बोलो ये एक्स अक्ष के ऊपर है, कैसा आया होगा निश्चित समाकलन का मान? पॉजिटिव। और यहां अगर देखो तो यहां कैसा आया होगा? नेगेटिव। मान लो ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, तो जब तुम इनका बीजीय योग करोगे तो कैसा आ जाएगा बीजीय योग? 0, क्योंकि दोनों के दोनों का क्षेत्रफल समान है, बट एक ऊपर पॉजिटिव एक नीचे नेगेटिव, तो इनका बीजीय योग आ जाएगा 0। इसका मतलब ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका मान 0 भी आ सकता है। अगर ये वाली स्थिति है तो पॉजिटिव भी आ सकता है, और अगर ये वाली स्थिति है तो नेगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब निश्चित समाकलन का मान तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ओ भैया जी, कुछ क्लियर हो गया? निश्चित समाकलन के तीनों आंसर आ सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। डन है ना बच्चों? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। जबकि अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल, थोड़ा सा आगे बोल रहा हूं, क्षेत्रफल की बात करूं तो भैया क्षेत्रफल तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे आएगा यार? ठीक है, तो भैया समराइज कर रहा हूं। अब मैं अपने काम की चीजें दोबारा बोलता हूं, मैंने समझा दिया है, हटा देता हूं इस क्षेत्रफल को, क्योंकि मेरे को यहां क्षेत्रफल चाहिए नहीं है। यहां से इन दोनों डायग्राम को हटा देता हूं, इनकी भी कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था। अब यहां कंक्लूड तो कर ले यार, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। पहली बात, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फलन कौन सा? इधर देखो, कुछ पते की बातें बता रहा हूं। फलन कौन सा? एफ एक्स, कौन सी अक्ष से? एक्स अक्ष से। ध्यान से देखना, ये dx लिखा रहता है तो इसका मतलब x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। कौन सा फलन? fx, कौन से अक्ष से? x अक्ष से। कहां से कहां में? a से b में घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरे हुए क्षेत्रफलों का बीजीय योग। अब बीजीय योग से क्या तात्पर्य निकला? अगर किसी फलन का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है तो निश्चित समाकलन का मान पॉजिटिव आएगा, अगर किसी फलन का ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है तो निश्चित समाकलन का मान नेगेटिव आएगा।
और बीजीय योग का मतलब जैसे ये मान आ रहा है निश्चित समाकलनों के, उनको वैसे ही जोड़ लेना है, उनका बिना मोड लिए जोड़ लेना है, तो ये होता है बीजीय योग। ये मैंने आपको समझा दिया है। ए से सी में ये पॉजिटिव, सी से डी में अपने आप ही नेगेटिव आएगा ये, और डी से बी में फिर से पॉजिटिव आएगा, और इनको एज इट इज जोड़ लेना है। अगर मोड लगा के जोड़ दोगे तो क्षेत्रफल मिल जाए। तो ये क्या चीज हो गई? ज्यामितीय अर्थ। एक बार ज्यामितीय अर्थ को याद करो बेटा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब फलन बाई बराबर एफ एक्स। अच्छा गा के याद कर लो। फलन बाई बराबर एफ एक्स के द्वारा एक्स अक्ष से एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी में घिरे हुए क्षेत्रफलों का बीजीय योग। दैट्स इट। तो ये चीज हो गई है ना। अब मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा, एक और प्यारा सा चीज बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो पहले तो एक चीज मैं यहां लिख देता हूं मिटाने से पहले। क्या ये लिख रहा हूं यहां, डी आई का मान, डी आई मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब निश्चित समाकलन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। अगली जो मैं बात यहां बताना चाह रहा था, एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। कॉपी करना याद है ना, बार बार पॉज करके कॉपी करते जाना है। बिना कॉपी के काम नहीं चलेगा। आप भले ही स्क्रीनशॉट ले लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। रजिस्टर अपना खुद का होना चाहिए, कॉपी जरूर है, आपका नोट्स होना चाहिए तैयार। देखिए मैं यहां 3 चीजें लिख रहा हूं। अगला जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं, मैं 3 चीजें लिख रहा हूं और उन तीनों में आपको रिलेशन बताना है। देखिएगा मैं यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से बी मॉड एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन मॉड लगा हुआ है बेटा, ये कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल साफ साफ दिखते रहना चाहिए। ये लो मॉड, और एक अंत में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कंप्लीट का मॉड में संबंध। संबंध से मतलब मेरा यहां संबंध ये नहीं है कि कौन किसके बराबर है, मेरा यहां संबंध से मतलब है कि इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच में, इनका क्रम क्या है, ये पूछना है मेरा। देखते हैं, घबराने का नहीं है, अभी एकदम से देख लेते हैं। बेस्ट तरीका क्या है, एक देखो इन तीनों को निकालेंगे अपन। ये है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी मॉड एफ एक्स डी एक्स, और ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मॉडुलस। एक काम करते हैं, एक डायग्रामेटिकली सोचते हैं। मैंने एक ग्राफ बना लिया, ये देखो, ये देखो, ये फंक्शन का नाम y बराबर एफ एक्स, ये कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, ए से बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इनको शेडेड कर देता हूं, ये लीजिए शेडेड, है ना। अच्छा, थोड़ा आपने समझने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेते हैं। कैसे, ये कहां है ग्राफ, ऊपर है। जब आप ए से सी में यहां तक इंटीग्रेट करो, ए बी सी ले लिया है बीच में, ए से सी में इंटीग्रेट करोगे तो एक्स अक्ष के ऊपर आने की वजह से इसका मान पॉजिटिव आएगा। मान लो ये मान 10 आ गया, दिख रहा है ना 10, एक्स अक्ष ऊपर है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये सी से बी में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे है तो नेगेटिव आएगा, और ये छोटा हिस्सा था, ये बड़ा था। मान लो ये माइनस का 50 आ गया, या माइनस का 20 मान लो, माइनस का 20 मान लो, ठीक है। ये क्या हो गया, ए से सी में 10, एक्स अक्ष ऊपर पॉजिटिव, सी से बी में नीचे ये माइनस 20 आएगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन तीनों चीजों के मान निकाल के देख लेता हूं। संबंध, संबंध मतलब कौन बड़ा कौन छोटा ये बताना है। देखिए, जब आप ए से बी में एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालोगे, देखो ए से बी में एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स के द्वारा एक्स अक्ष से ए से बी में गिरे गए क्षेत्रफलों का बीजीय योग, यहां से यहां तक घिरे गए क्षेत्रफलों का बीजीय योग, तो ये क्षेत्रफल होगा 10 और ये होगा -20। बोलो कितना चीज आएगा, -20। मतलब इसका मान, सॉरी -10 आएगा। तो अपने को इसका मान मिल गया, इसका मान होगा -10। अब हम बात करें, अगर तीसरे वाले को देखो तो इसका मॉड ले लिया गया है। अगर आप इसका मॉड ले लोगे तो मॉड लेने से, अगर इस कंप्लीट का मॉड लिया है तो इस मान का भी मॉड ले लिया जाएगा और इसका मान आएगा 10। यस मुन्ना। और जब आप तीसरी चीज पर आओगे, तीसरी चीज क्या है, एफ एक्स के मॉड का इंटीग्रेशन।
ए टू बी एफ एक्स के मॉड का इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो आप चेक करो बेटा, आपको एफ एक्स के द्वारा घिरे गए क्षेत्रफलों का बीजीय योग नहीं चाहिए, बल्कि मॉड एफ एक्स के द्वारा घिरे गए क्षेत्रफलों का बीजीय योग चाहिए। तो पहले आपको मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे जब आप, तो ये अगर एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ एक्स का मॉड लेने से ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, और जब ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा और फिर आप बीजीय योग लोगे तो ये 10 होगा, और ये ऊपर होने की वजह से ये -20 ना होके +20 होगा। तो जब आप मॉड की बात करोगे तो ये 10 होगा और ये 20 होगा, और कुल मिला के आपको आंसर 30 मिलेगा। इसका मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ा आंसर कौन देगा? ये देगा। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, यहां मैं कलर चेंज करके लिखता हूं या ब्रैकेट लगा दूंगा। जब आप एफ एक्स का मॉड लोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो सबसे बड़ी मिलेगी, और उसके सबसे छोटी कौन सी मिली है अपने को? सिंपल एफ एक्स डी एक्स। ये लीजिए एफ एक्स डी एक्स, और बीच में कौन है बच्चों? बीच में है एफ एक्स डी एक्स का मॉड। और इस तरह से आपको एक रिलेशन कंप्लीट हो गया, और वो रिलेशन आपको मिल गया है ये वाला। अभी रुको, इनकम्प्लीट है, अब कर रहा हूं मैं इसको कंप्लीट, अभी रुको जरा। अगर ग्राफ केवल और केवल ऊपर ही होता, एक्स अक्ष ऊपर होता, तो ये तीनों बराबर होते, क्योंकि अगर मान लो ये 10 होता तो बीजी एक ही हिस्सा है तो बीजी योग 10 आता, मॉड लेते तो भी ग्राफ ऊपर रहता 10 आता, और चूंकि ये पहले से ही पॉजिटिव है तो इसका मॉड भी वही आता है, तो तीनों बराबर भी हो सकते थे। तो यहां मैं क्या करूंगा, यहां इक्वल का साइन लगा दूंगा। तो ये चीज एक अपने को दिमाग में रखनी है कि इन तीनों में कौन सा सबसे बड़ा होता है। और अगर देखा जाए तो इस वक्र ने ए से बी में जो क्षेत्रफल घेरा है वो एक्चुअल क्षेत्रफल, बीजी योग नहीं, क्षेत्रफल वो है 30, और 30 इसमें से दे रहा है ये। तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला इस रिजल्ट को बोलते हैं कि फलन एफ एक्स के द्वारा ए से बी में घिरा हुआ क्षेत्रफल। ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र, ये नहीं होता क्षेत्रफल का सूत्र। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इनको आप लोग कॉपी करो, अपन इस पर बढ़िया से क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं, प्यारे प्यारे। आप लोग इनको कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो जो आपने अभी डेफिनेट इंटीग्रल का, निश्चित समाकलन का जो बेसिक देखा, इंट्रोडक्शन देखा, उस पर आधारित मैंने कुछ 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं। मैंने 2 पार्ट में लिख लिए, एक बार में तो 5-6 ही आ पा रहे थे, अब 10 हो गए। अब एक एक से इनको मैं यहाँ सॉल्व करता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन इस पार्ट पर चलेगा। देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम -π/2 टू 2π। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी आपको निश्चित समाकलन के लिए कुछ नहीं बताया, बस केवल इतना बताया है कि निश्चित समाकलन मतलब फलन एफ एक्स के द्वारा एक्स अक्ष से ए से बी में घेरे हुए क्षेत्रफलों का बीजीय योग। अब चूंकि मैंने यहाँ बोला क्षेत्रफलों का बीजीय योग, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने शुरू में लिए हैं जिनके हमें ग्राफ आते हैं। हमें साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आता है, तो हम यहाँ ग्राफिकल फॉर्म से, अभी इंटीग्रेशन हम आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले हम ग्राफिकल फॉर्म से, ग्राफिकल तरीके से इनको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं। किसका? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना है मेरे को -π/2 से 2π में। तो मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना चालू करता हूं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखूं तो ये ग्राफ ऐसा कुछ तो भी होता है। देखिए ये और ये इस तरह से, ये लीजिए, है ना, ये सेम होते हैं, दिखने में नहीं आ रहे। अच्छा, ये ग्राफ मेरे को बनाना कहाँ से काम है? ये ग्राफ बनाना है मेरे को, ये -π/2 होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर ये 3π/2 होता है, और यहाँ पर ये 2π होता है। अपने को जाना कहाँ से कहाँ तक है? ये x के मान होते हैं, तो x का मान -π/2 से 2π तक, -π/2 से 2π तक, मतलब मैं आगे ग्राफ नहीं बनाऊंगा। मैंने केवल कहाँ से कहाँ में बनाया ग्राफ? -π/2 से 2π में। अब -π/2 से 2π में इस ग्राफ के द्वारा x अक्ष से जो क्षेत्रफल घेरे गए हैं उनका बीजीय योग, यही निश्चित समाकलन का मतलब होता है। तो अगर हम क्षेत्रफल देखें तो देखो बेटा, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, ये त्रिभुज x अक्ष के नीचे बना है, ये त्रिभुज x अक्ष के ऊपर बना हुआ है,
तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक और इसका क्षेत्रफल धनात्मक, और दोनों त्रिभुज सेम है। मेरे बनाने की वजह से अलग अलग दिख रहे हो सकते हैं, बट ये सम्मित होता है, जैसा नीचे बना होगा बिल्कुल वैसा ही ऊपर बना होगा। तो एक्चुअल में ये ऋणात्मक और ये धनात्मक दोनों का जब बीजीय योग करोगे तो बीजीय योग 0 आ जाएगा, मतलब ये दोनों एक क्षेत्रफल एक दूसरे को काट देंगे। अच्छा, अब बात आगे और चलते हैं। अगर मैं इस वाले क्षेत्रफल की बात करूं तो ये वाला क्षेत्रफल फिर से कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, और जितना ये इधर होगा ठीक उतना ही ये इधर होगा। तो ये फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे। यहां से इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो ये वाला जो बचा हुआ है ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों तो 0 हो जाएंगे मिलके, तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको हम निकालें कैसे। इसको निकालने के लिए अगर हम देखें तो ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, इसकी जो गहराई है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये दूरी, ये निर्देशांक -π/2 होता है। अगर हम केवल दूरी की बात करें तो ये दूरी π/2 होती है। तो इसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये दूरी जो है ये वाली, ये दूरी है π/2, दूरी की बात कर रहा हूं, और ये वाली दूरी भी है π/2। तो आपने क्या देखा, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ब्लैक पेन से। ये वाला जो त्रिभुज है ये इसके आंसर में आने वाला है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है जिसकी हाइट π/2 और मतलब आधार और लंब π/2 है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार π/2 और ऊंचाई भी π/2। तो अगर देखा जाए तो ये π²/8 आ गया। कितना आ गया, π²/8। लेकिन ये त्रिभुज है नीचे, इसका मतलब निश्चित समाकलन का मान ऋणात्मक आएगा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर -π/2 से, जब आप 2π में इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, साइन इनवर्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो ऋणात्मक आने वाला है, और वो आंसर π²/8 आने वाला है। क्वेश्चन इज ओवर। अभी हम ग्राफ से जो हमने पढ़ा है इसका बेसिक मीनिंग, उससे इन क्वेश्चन को हल कर रहे हैं कि एक्स अक्ष से ए से बी में घिरे हुए क्षेत्रफलों का बीजीय योग। क्वेश्चन नंबर 1 अपना अभी इतने में, ये चूंकि ग्राफिकल क्वेश्चन है तो छोटी जगह में ही हो जाएंगे, तो और आगे चल लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यहीं कर लेते हैं, हो जाएगा। फिर से अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, क्विकली बना लेते हैं। ये लीजिए साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, गहराई यहां तक ले जाएंगे और ऊंचाई यहां तक ले जाएंगे, ये ग्राफ होता है इसका। ये फिर ये लीजिए इसको इस तरह से, फिर ये इस तरह से, है ना, ये साइन। अच्छा, अब ये ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स का बनाना कहां से कहां में है, ये बनाना है π/2 से 2π में। ये तो हो गया π/2 बच्चों, ये हो गया π, ये 3π/2 और ये 2π। मतलब ये ग्राफ हमें π/2 से 2π में बनाना है, मतलब ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए, तो मैं इसको मिटा दिया। चाहिए ही नहीं है तो क्यों इसको लिख के चले अपन। आपने बना लिया है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप तो मिटा नहीं पाओगे, तो आप केवल इतने पोर्शन पे ध्यान देना। अब बात करते हैं इसके फिर से घेरे गए क्षेत्रफलों के बीजीय योग की। तो ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ऊपर बना है, इसका क्षेत्रफल धनात्मक लिखे होंगे, इसका क्षेत्रफल ऋणात्मक लिखे होंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसमें भी आंसर जो आएगा वो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, और बिल्कुल पुराने जैसी स्थिति होगी, ये वाला क्षेत्रफल फिर से π²/8 आएगा, क्योंकि ये दूरी π/2 और गहराई π/2 और π/2, और चूंकि ये ब्लू वाला पोर्शन एक्स अक्ष के नीचे है तो आउटपुट ऋणात्मक आएगा। तो यहां से हम फिर से इस क्वेश्चन का आंसर जो लिखेंगे, π/2 से 2π में, क्वेश्चन वो वाला है, साइन इनवर्स साइन एक्स जो आंसर देगा वो आंसर फिर से अपना आ जाएगा π²/8। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर, थर्ड पर आ जाओ बेटा। थर्ड क्वेश्चन में, अब अपने को थर्ड क्वेश्चन में देखते जाइएगा बच्चों अच्छे से। ये फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया, और ये थर्ड पर हम आ गए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ की जरूरत है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, यहां देख लीजिए बेटा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये ऊंचाई इसकी पाई तक जाती है बेटा। कहां तक जाती है, पाई तक, याद होगा आपको, ये 0 है। ये अपना ग्राफ इस तरह से होता है यूं, और फिर ये यूं, और इसी तरह से यहां होता है यूं और यूं,
है ना, ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो सेम होते हैं। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं, ये और ये, ठीक है। अब ये ऊंचाई इसकी जा रही होती है पाई तक। अच्छा, ये वाली दूरी होती है इसकी पाई और ये होती है 2 पाई। बेटा देखो, ये आपको ग्राफ्स पता होने चाहिए। जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा होगा तो उसमें ये ग्राफ पढ़े होंगे। ये ग्राफ जो बना हुआ है ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स ही लिखा है। मेरे को ये ग्राफ पूरी दुनिया भर में नहीं चाहिए, मेरे को ये ग्राफ केवल -π/2 से -π से पाई में चाहिए। अब मैंने चूंकि ये ग्राफ बना लिया है तो या तो इसको आप मिटाओ या मेरे पास ऑप्शन है तो मैं इसको डैश डैश कर देता हूं। मतलब मेरे को इस ग्राफ की जरूरत नहीं है बच्चों, मेरे को ग्राफ जरूरत है -π से पाई में। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो -π से पाई में एक त्रिभुज यहां बना जो एक्स अक्ष के ऊपर है, और ये एक त्रिभुज और बना जो भी एक्स अक्ष के ऊपर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सेम हैं, सममित हैं। तो हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका 2 गुना कर देते हैं, और ये दोनों के दोनों ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है। इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम इसकी दूरियों की बात करें तो ये वाली दूरी है पाई, और इसी तरह से अगर हम इस ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई भी है पाई, और इस तरह से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पाई गुणा पाई। मतलब इसका क्षेत्रफल अगर मैं यहां लिखूं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई गुणा पाई, मतलब π²/2। और अपना जो आंसर आ जाएगा -π से पाई में, जब आप cos इनवर्स cos x को इंटीग्रेट करोगे तो इसके इंटीग्रेशन से अपने को जो आंसर मिलेगा वो ये है π²/2। लेकिन ये π²/2 एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक और त्रिभुज यहां पर है तो 2 गुना हो जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा π²। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर लिखा है -2 से 2 मैक्सिमम ऑफ x माइनस बॉक्स x माइनस ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ माइनस x। बेटा यहाँ मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम से ही बनेगा ये। तो पहले इसको अपन थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं बेटा, इसको अपन लोग लिख देते हैं मिनिमम, है ना। करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा, अभी स्टार्ट हुए नहीं, उससे पहले कर लेते हैं, मिनिमम लिख लेते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहला काम क्या है, x माइनस बॉक्स x। देखो थोड़ा बहुत लिखा पड़ी मेरे को यहाँ करना पड़ेगी। ये है x माइनस बॉक्स x। x माइनस बॉक्स x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है। माइनस ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ माइनस x, अगर देखा जाए तो ये जो x है उस x की जगह पर माइनस x रखा गया है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। सही है ना बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। ये लो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x दोनों के ग्राफ बनाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने यहां x अक्ष और y अक्ष बना लेता हूं। तो ये तो हो गया अपना x अक्ष और ये हो गया अपना y अक्ष। ये 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है, पहले इसका ग्राफ बना रहा हूं, उसकी ऊंचाई 1 तक जाती है, ओपन 1 तक। तो मैं 1 के लिए डैश डैश बना लेता हूं, थोड़ा दिखने में ठीक लगेगा। ये 1 तक हाइट जाएगी, तो ये मैंने 1 पर एक लाइन बना ली और ये ऊंचाई इसकी जो है ना 1। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के लिए, ग्राफ के लिए ये और ये इस तरह से, ये और ये और ये और ये 0, तो ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का इधर ऊपर पोल होता है। अगर आपको फंक्शन चैप्टर से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ याद हो तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। ये नहीं भी याद हो तो मैं आपको बताए जा रहा हूं, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ होता है। ये लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x की। x पर क्या लगा दिया गया है, x पर लगा दिया गया है माइनस। जब fx के ग्राफ में x पर माइनस लगा देते हैं तो x पर माइनस लगने से जो ग्राफ बनता है वो ड्रॉ करने के लिए आप fx के ग्राफ का y अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब ले लिया करो। सीधी सी बात है, अगर x पर माइनस लग जाए तो y अक्ष में दर्पण प्रतिबिंब ले लो। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस वाले ग्राफ का हम इस y अक्ष में, ऊपर y अक्ष है,
इसमें दर्पण प्रतिबिंब लेंगे। अब ध्यान रखना, आपको ये वाई अक्ष कैसा दिखना चाहिए, दर्पण के जैसा, है ना, वाई अक्ष दर्पण के जैसा है, ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष दर्पण है। तो जब आप इस दर्पण में इसका प्रतिबिंब लोगे, ये वाली आर्म का, तो इसका प्रतिबिंब ये आएगा ना बच्चों, ये आएगा। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ये आया दर्पण प्रतिबिंब। अभी मैंने इसका दर्पण प्रतिबिंब ले लिया है। अब अगर मैं इस वाई अक्ष में इसका दर्पण प्रतिबिंब लूं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये आएगा ना बच्चों, इसका प्रतिबिंब ये ब्लू वाला आएगा। तो ये भी ड्रॉ कर लेता हूं, ये दर्पण प्रतिबिंब बना दिया मैंने। फिर उसके बाद जब मैं इस वाली लाइन का दर्पण प्रतिबिंब लूंगा वाई अक्ष में, तो दर्पण प्रतिबिंब देखिएगा जरा, वाई अक्ष में इसका प्रतिबिंब लूंगा तो दर्पण प्रतिबिंब इसका ये आएगा, ये ब्लैक वाले का ये आएगा। तो इसको भी ड्रॉ कर लेता हूं। और जब मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब लूंगा तो वाई अक्ष में ही ब्लैक वाले का, तो ये आएगा। चेक करो जरा, प्रतिबिंब नजर आ रहा है वाई अक्ष में, सममित नजर आ रहा है ना, तो ये वाला ये प्रतिबिंब आ गया। थोड़ा सा सही कर देता हूं इसको, ये लीजिए, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं, ये ब्लू वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ एक्स का। लेकिन इन लोगों ने ये थोड़ी बोला था कि इन दोनों के ग्राफ बनाओ, इन्होंने बोला था इन दोनों का मिनिमम चाहिए। मिनिमम मतलब दोनों ग्राफ में से जो नीचे है वो ग्राफ। तो इन दोनों में से जो नीचे है उसको मैं डार्क कर लेता हूं। तो कलर से अपन लोग देख लेंगे, ब्लू और ब्लैक में से ब्लैक नीचे है, तो ब्लैक वाले को अपन लोगों ने मार्क कर लिया। फिर ब्लू वाला नीचे है, फिर ब्लैक वाला नीचे है, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, ब्लू, ब्लैक और फाइनली ब्लू। अच्छा, ये ग्राफ मैंने कहां से कहां में ही बनाया, -2 से 2 में। क्यों? क्योंकि अपनी सीमाएं जो है, अपनी लिमिट्स जो है वो -2 से 2 थी। अब इस ग्राफ का इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन -2 से 2 में, मतलब -2 से 2 में घिरे हुए क्षेत्रफलों का बीजीय योग। तो ये जो रेलवे ट्रैक जैसा ग्राफ है वो मिनिमम ऑफ ये का ग्राफ है, और ये ग्राफ पूरी तरह से एक्स अक्ष के ऊपर है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफलों का बीजीय योग धनात्मक आएगा। तो हम करने क्या वाले हैं, ये 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, अगर हम इन चारों का क्षेत्रफल घेरें, मैं घेर देता हूं चारों का क्षेत्रफल, तो अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज और पहले, ऊंचाई कितनी है 1। अगर सममितता से देखें तो ये बीचों बीच सममित है ना बेटा, ये y बराबर x रेखाएं हैं सारी टाइप की, तो ये 1/2 होगा। और इसी तरह से ये एक दूरी है, तो ये भी बीचों बीच कितना होगा बेटा, 1/2। तो अब हम एक काम करते हैं, ये सारे त्रिभुजों के 2 हिस्से कर लेते हैं। तो 2 हिस्से, 4 त्रिभुज थे कुल मिला के, तो हमने 2 हिस्से, क्योंकि यहां 2 हिस्से हुए थे, तो अब अपने टोटल त्रिभुज हो गए 8। अब अगर मैं 8 को शेडेड करूं तो ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कुल कितने त्रिभुज हो गए, 8। और ये जो 8 त्रिभुज देख रहे हो, हाईलाइट कर रहा हूं, तो मैं 8 त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग ना निकाल के मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा ना बच्चों, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा उसको 8 से गुणा कर दूंगा। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, दिख रहा है ना बच्चों, तो ये दूरी है 1/2, ऊंचाई है 1/2, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 1/8 हो जाएगा। और ऐसे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि सारे त्रिभुज ऊपर ही तो है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/8 और कुल त्रिभुज हैं 8। तो अपना जो इंटीग्रेशन का मान है, मैं लिखूंगा पूरा, -2 से 2 मिनिमम ऑफ x माइनस बॉक्स x, -x माइनस बॉक्स ऑफ -x। अगर हम इसका मान निकालें तो ये मान आ जाएगा 8 गुना 1/8। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1, और यही आंसर बोला जाए। समझ आया बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक था। अच्छा, आपने कुछ गौर किया बच्चों, मैं क्या कराने के मूड में हूं, मैं ये कराने के मूड में हूं कि मैं अभी आपको जो क्वेश्चन किया, 4 हो चुके हैं, इनमें मैंने इंटीग्रेट करने के लिए कुछ तरीका नहीं अपनाया, बल्कि उसकी परिभाषा लगाई कि घिरे हुए क्षेत्रफलों का बीजीय योग। समझे बच्चों? तो अब हम, हमारे 4 क्वेश्चन हो गए, इनको मिटा रहा हूं। अभी हमारे पास तो 10 क्वेश्चन है, उनको सबको सॉल्व कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। कॉपी पर विशेष ध्यान रखना, कॉपी करते जाना, वही काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैंने ध्यान रखा है बेटा पूरा चैप्टर पढ़ाते वक्त कि सेम प्रोफाइल के क्वेश्चन, एक जैसे क्वेश्चन आप एक साथ चला रहे हैं।
है ना। ये चारों क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक जैसे थे। अब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल पूछ रहा है, हम आगे तरीके पढ़ेंगे अभी डेफिनेट इंटीग्रल के, बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके, कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है जो इजीली ग्राफ से आ जा रहा है, लेकिन याद रखना ग्राफ ऐसे होने चाहिए जिनमें त्रिभुज वगैरह बने, जिनका क्षेत्रफल आप निकाल पाओ। पता चले कि कोई त्रिभुज है नहीं और आपने ग्राफ बना लिया, आप बोलो क्षेत्रफल मिल जाए। अरे आप इन क्वेश्चन को इसलिए कर पाए क्योंकि इन क्वेश्चन में एक काम था, चारों में, इन चारों में त्रिभुज थे और त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है अपने को, तो अपने ग्राफिकल मेथड को प्रेफरेंस दे दिया। अब आ जाते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवें क्वेश्चन पर आओ, 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ, पांचवा क्वेश्चन 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। देखिए बेटा, तो 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन 2x जो होता है 1 माइनस साइन 2x है, 1 माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ये लीजिए dx। देखो बेटा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे, बता भी चुका हूं मैं आपको इंडेफिनिट में, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x, तो यही चीज आने वाली है। लेकिन एक बात सुनिएगा, अगर हमारे पास ये अंतराल नहीं होता तो हम आंख बंद करके इसको cos x माइनस साइन x लिख देते, अगर अंतराल नहीं होता। क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, वैसे तो मॉड x होता है, लेकिन अंतराल नहीं होता है तो हम सिंपली इसको क्या लिख देते हैं, x। लेकिन यहां अंतराल है। अच्छा एक बात और, ये जो लिमिट होते हैं, मैं बोल देता हूं साफ साफ, ये जो लिमिट होते हैं वो इस x के मान होते हैं, इस x के, जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हो। तो ये x के मान है, इसका मतलब आपको x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से माइनस 0 से π/2 दे रखा है। इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट x नहीं लिख सकते, आपको मॉड x लिखना पड़ेगा। तो मैं एक स्टेप यहां लिखता हूं और वो लिखता हूं 0 से π/2 मॉड ऑफ कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। अब बेटा इस मॉड वॉड का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। मॉड की जो परिभाषाएं होती हैं, मॉड की दो परिभाषा होती है, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स, उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अपने को यह देखना पड़ेगा कि ये राशि जो लिखी है, मॉड एक्स की परिभाषा प्लस एक्स कब होती है, इसकी परिभाषा प्लस एक्स होती है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स कब होती है व्हेन x इज लेस देन 0। इसका मतलब इस मॉड x की परिभाषा प्लस वाली होगी जब इसके अंदर वाली राशि धनात्मक हो, और माइनस वाली परिभाषा होगी जब अंदर वाली राशि ऋणात्मक हो। इसका मतलब हमें यह देखना पड़ेगा कि यह राशि पॉजिटिव नेगेटिव कब है। अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए अपने को यह देखना पड़ेगा कि कॉस और साइन की तुलना, तो अपने को कॉस और साइन के ग्राफ आते हैं तो तुलना इनकी देखी जा सकती है। देखिए जरा अंतराल कहां से कहां तक है, 0 से π/2, तो 0 से π/2 में अगर मैं साइन और कॉस के ग्राफ बनाऊं तो ये वाला ग्राफ तो हो गया साइन का, 0 से π/2 में, π/2 अच्छे से लिख देता हूं π/2। और अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं, कलर चेंज कर लेता हूं, कॉस का ग्राफ बनाऊं तो कॉस का ग्राफ ये हो गया, ये ब्लू वाला कॉस का ग्राफ है और ब्लैक वाला साइन का ग्राफ है। और बनाया मैंने दोनों ग्राफ को कहां से कहां में है, 0 से π/2 में। तो ये बताओ बेटा, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटते कहां हैं, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं π/4 पर, क्योंकि दोनों π/4 पर बराबर होते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो 0 से π/4 में कॉस का ग्राफ साइन के ग्राफ से ऊंचा है, ऊपर है, इसका मतलब कॉस बड़ा है। 0 से π/4 में कॉस बड़ा है, तो कॉस बड़ा होने की वजह से यह राशि धनात्मक आएगी, और इसके धनात्मक आने की वजह से इसकी मॉड की परिभाषा प्लस वाली होगी, समझे। लेकिन π/4 से जब π/2 में जाओगे तो साइन बड़ा हो जाएगा कॉस से, साइन बड़ा होने की वजह से ये अंदर वाली क्वांटिटी ऋणात्मक है तो इसकी परिभाषा माइनस वाली आएगी। तो इसका मतलब जो 0 से π/2 अंतराल है, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, और वो हिस्सा पहला होगा 0 से π/4 और दूसरा होगा π/4 से π/2। तो मैं इसको दो हिस्सों में लिख रहा हूं, 0 से π/4, 0 से π/4 की बात अगर मैं करूं तो 0 से π/4 में कॉस बड़ा है, और कॉस बड़ा होने की वजह से यह राशि धनात्मक है और इसकी परिभाषा प्लस वाली आएगी, cos x माइनस साइन x प्लस। अगला अंतराल होगा π/4 से π/2, π/4 से π/2 में साइन बड़ा है, अंदर वाली राशि ऋणात्मक है, और जब मॉड के अंदर ऋणात्मक राशि होती है तो परिभाषा माइनस वाली आती है। इसका मतलब माइनस लगा के ये लिख दूंगा cos x माइनस साइन x dx। खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, मॉड हट गया, इंटीग्रेट कर लोगे। अब फिर भी आपको मैं इसको इंटीग्रेट करके बताता हूं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/4। ऐसे ही तो लिखते हैं बेटा, अभी हमने करा था ये क्वेश्चन, वहां माइनस बाहर ले लेते हैं,
कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस हो जाएगा। और ये π/4 से π/2, लिमिट को रख देते हैं। π/4 रखोगे तो 1/√2 1/√2 साइन π/4 कॉस π/4 1/√2, तो 2/√2 मतलब √2 आएगा। अरे यार 1/√2 1/√2 2/√2 दैट इज √2। जीरो रखने पर ये 0 और cos 0 1, तो √2 - 1 आया माइनस। यहां पर π/2 रखोगे साइन π/2 1 cos π/2 0 1 आया, माइनस लगा लेते हैं। π/4 रखोगे तो 1/√2 1/√2 2/√2 दैट इज √2। √2 प्लस का √2 प्लस का, तो 2 टाइम्स √2 - 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अपने को समझ गया है, इस चीज की यूज हो गया था इसमें। अच्छा, ये पांचवा समझ गया है तो मेरे को लगता है कि अपन आगे बढ़ जाएंगे। अब छठवें पर आ गए अपन। छठवां नहीं है उतना मुश्किल, छठवां आसानी से हो जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, है ना, समझ लीजिएगा। छठवें पर आ रहा हूं, छठवें पर आ जाते हैं। समझा बेटा मॉड को कैसे ब्रेक किया हमने, है ना। देखना होता है कि मॉड अपनी परिभाषा को कहां परिवर्तित कर रहा है। अब आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है 0 से π/2 √1 - cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा क्या होता है? क्वेश्चन दोबारा क्यों लिखूं, डायरेक्ट हल लिखता हूं। 1 - cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां 2 sin स्क्वायर x dx, क्योंकि ये 2x था ना बच्चों, तो हाफ एंगल x हो जाएगा। √2 बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा mod sin x dx। पक्का हो गया बच्चों, mod sin x dx। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? मॉड साइन की दो परिभाषा, एक प्लस साइन एक्स, एक माइनस साइन एक्स। अब अपने को देखना है कि 0 से π/2 में साइन होता कैसा है। 0 से π/2 में साइन, 0 से π/2 प्रथम क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, ये कभी नेगेटिव तो होएगा नहीं। तो मॉड के अंदर कैसी राशि है? पॉजिटिव राशि है। तो क्या परिभाषा कहीं चेंज होगी? कहीं चेंज नहीं होगी। ये पूरी तरह से पॉजिटिव है तो इसकी प्लस वाली परिभाषा आ जाएगी। ये लो, समझे बच्चों। इवन अगर ये 0 से पाई होता ना तो भी दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? 0 से पाई होता ना अगर बेटा, तो 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें भी जो है ना साइन पॉजिटिव होता। हाँ, एक दिक्कत होती, अगर यहां माइनस की जगह क्या होता? प्लस। तो 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x। अगर 0 से π/2 होता तब तो प्लस ही होता, लेकिन 0 से पाई होता तो ब्रेक होता, क्योंकि प्रथम क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता, सेकंड में नेगेटिव होता। कुछ बुद्धि लगा रहे हो? अपन एक दो क्वेश्चन करके रट के काम नहीं चला सकते, आपको थॉट जनरेट करना है। ये dx, अब ये √2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस cos x, माइनस बाहर लिख देता हूं और ये cos x, लिमिट रख देता हूं 0 से π/2, माइनस √2 बाहर है, cos π/2 का वैल्यू 0, cos 0 का 1, तो ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? √2। खत्म हो गया क्वेश्चन, आसान हो गया। पहला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा था इसकी तुलना में। आ जाते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। देखो लिमिट को मत ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आपको तो अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं। आपको बताया कि इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट डालो, वही काम करेंगे। तो जब बटे में दो गुणनखंड होते हैं तो उनको आप सेपरेट करते हो और बैलेंस करते हो। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, सेपरेट एंड बैलेंस। अब तो दिमाग में घुस जाना चाहिए कि सेपरेट एंड बैलेंस। तो अपन इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और बैलेंस कर देते हैं। मैं थोड़ा सा अब इसमें तेजी लाऊंगा, क्योंकि सेपरेट एंड बैलेंस मैं खुद ही आपको 5 बार बोल चुका हूं अभी तक। तो जल्दी से इनको सेपरेट करते हैं। 1/x² + a², 1/x² + b²। सेपरेट तो कर दिया, बैलेंस करने के लिए ऊपर x² नहीं लाना है, तो बीच में माइनस लगा देते हैं। अब अगर आप माइनस लगा दोगे तो यहां x² + b² और यहां x² + a², x² कट जाएगा, ऊपर b² - a² बचेगा, तो मैं यहां गुणा कर देता हूं, तो ये बैलेंस हो गया। ये लो, सेपरेट एंड बैलेंस, और लिमिट है 0 से अनंत। कुछ नहीं किया, सेपरेट करके बैलेंस कर दिया, चेक कर लो आप। दोनों के इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आते हैं। ये b² - a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 1/a tan 1 x/a, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/b tan 1 x/b, और ये लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी लिमिट रख देते हैं। b² - a², अपर लिमिट रखोगे तो tan 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डालोगे तो tan 1 इन्फिनिटी π/2, तो ये π/2a - π/2b, यहां भी π/2 आएगा।
ये तो अपर लिमिट डाल दी हमने। अब लोअर लिमिट डालोगे तो tan इनवर्स 0 0 और tan इनवर्स 0 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास आ जाएगा 1/b² माइनस a²। इसमें लघुत्तम ले लेते हैं तो लघुत्तम इसका 2ab आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई कॉमन भी आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस a इंटू पाई। अब ये इससे एक बार कट जाएगा तो ऊपर बचेगा पाई, ये b माइनस a b प्लस a बचेगा इधर, और ये आ जाएगा 2ab, समझे, पाई अपॉन 2ab इंटू a प्लस b, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बार कट जाएगा ना बेटा ये। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। समझ में आ गया होगा बेटा। 8 वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8th वाले क्वेश्चन में 8th 9th 10th थोड़े से बेहतर क्वेश्चन है, इनसे बेहतर है, ये भी अच्छे थे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा 8th 9th 10th पर। 8th क्वेश्चन में देखो जरा क्या लिखा है। 8th क्वेश्चन में लिखा है कि इंटीग्रेशन 0 to 1, उसके बाद लिखा हुआ है 1 प्लस 2008 x की पावर 2008। एक्चुअली लिखने में थोड़ा सा स्पेस कम था तो वो मैनेज करके लिखा हुआ है मैंने, तो इसको आप देख लीजिएगा। 1 प्लस 2008 x की पावर 2008, फिर ब्रैकेट के बाहर है e की पावर x की पावर 2008 dx। ये क्वेश्चन है। तो अब इसको हम लोग चालू करते हैं। देखिए तो 8th चालू करें बेटा। तो ये लिखा है 0 to 1। अपने को ब्रैकेट के अंदर उन लोगों ने लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2008। थोड़ा सा ड्राई कर ले बोर्ड को, फिर चालू करते हैं इसको। ये हो गया है 0 to 1। एक बार इसको भी मिटा देते हैं, गंदा हो रहा है। 0 to 1 है ना, 1 प्लस, अच्छे से देखना बेटा, ये x की पावर कितनी है 2008। देखो सोच का असर है, जो जितना अच्छा सोचेगा मजा आ जाएगा। मैं इस 2008 x की घात 2008 है, इसमें से एक x बाहर ले लेता हूं, तो अब x की घात कितनी बचेगी 2007। तो ये होगा 2008 इंटू x की घात 2007, और बाहर क्या लिखा हुआ है e की घात x की घात 2008 dx। अब इस e की घात x की घात 2008 को अंदर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 1। अंदर भेजोगे तो e की घात x की घात 2008, एक में गुणा होगा ना इसका, फिर प्लस ये जैसा का तैसा है x इंटू, इससे गुणा किया है तो इसको लिख लेता हूं e की घात x की घात 2008, और फिर ये लिखा हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं 2008 x की घात 2007, और बाहर लिख देता हूं dx। ये लो बच्चों, देखो ना कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा। अरे पढ़ाया हूं वही दिख रहा होगा। हाँ, अगर किसी ने मनी मन सोच लिया है या देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये चमकता हुआ x एक दिख रहा होगा, बोला था कभी तो बोला होगा यार चमकता हुआ x। और अगर ये चमकता हुआ x है तो आप ये देखोगे कि यहां f अगर है, यहां f है, और अगर यहां पर f डैश है तो ये अपना प्रोफाइल बन जाएगा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, fx प्लस x f डैश x। तो अब ये देखना है कि इसका अवकलन ये है या नहीं है। अगर आप e की घात x का अवकलन करते हो तो e की घात x बिल्कुल यही आया हुआ है। फिर आप x की घात 2008 का अवकलन करोगे तो इसका अवकलन 2008 x की घात 2007 आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब ये f है तो ये f डैश ही है, तो वो प्रोफाइल बन गया अपना fx प्लस x f डैश x, और इसका आंसर आता है x fx प्लस c। तो अपने वाले इस वाली चीज का आंसर आएगा x fx। x x है, fx e की घात x की घात 2008 है, ये तो आ गया, लेकिन अपने को इस पर लिमिट भी तो रखनी है बेटा, और लिमिट है 0 से 1। 0 से 1 लोअर लिमिट जब रखोगे 1 तो ये हो जाएगा e, क्योंकि ये 1 और ये भी 1, तो ये e हो जाएगा। 0 रखोगे तो पूरा आइटम 0 हो जाएगा, आंसर अपने पास आ जाएगा e। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखा आपने, बहुत ही प्यारे। ये खूबसूरती है डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन की।
जबकि अनिश्चित समाकलन में अपन लोगों को लेंदी करना पड़ता था, यहां अपने को ये बचा लिया, सबने लिमिट ने बचा लिया, यूनिक आंसर आया। एक बात और, इंडेफिनिट में आपके आंसर अलग अलग हो सकते थे सी की वजह से, लेकिन डेफिनेट में आपके आंसर यूनिक होंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। खत्म ही होने वाला है बेटा, 10 ही है इसमें क्वेश्चन, अब भी देखो हो जाता है। इसमें से 9 नंबर तो बिल्कुल आसान सा है, 10 नंबर जरूर थोड़ा अच्छा है। पहले 9 को उड़ा देते हैं अपन लोग, 9 पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं, मतलब बीटा प्लस 2 टाइम्स 0 से 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों देखना, इन्होंने ये बोला है बीटा प्लस ये बराबर ये, तो उन्होंने बोला है कि बीटा बताओ, बोला आगे बीटा बताओ। मैं क्या करने जा रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा। देखो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं 1 को सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, 1 को, और इसको फर्स्ट फंक्शन, और यहां IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन लगा देता हूं। आप लोग मदद कीजिए, ये हो जाएगा बीटा प्लस 2 टाइम्स दिस इज 0 to 1 दिस इज एक्स स्क्वायर दिस इज e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू, चालू करते हैं। अभी आप पहले इस मतलब लिमिट को गोली मारिएगा, पहले अपन बाय पार्ट्स लगाते हैं। बाय पार्ट्स में पहला फलन एज इट इज, दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, पहले वाले का अवकलन तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, और दूसरे का समाकलन दैट इज x इंटू dx। लेकिन याद रखिएगा अभी आपको इस पर लिमिट लगाना है बेटा, लिमिट। तो चूंकि इस पर लिमिट लगाना है तो यहां अभी इस पूरे पर अगर आपको लिमिट लगाना है तो ये तो इंटीग्रेशन से फ्री हो गया, तो इस पर तो लिमिट डायरेक्ट लगा दो आप 0 से 1, और चूंकि यहां पर इंटीग्रेशन बाकी है तो यहां इंटीग्रेशन पर ही लिमिट लगा दो। आप समझे खंडशः समाकलन में कैसे आप लिमिट लगाते हो। जब आपने इसको समाकलित किया खंडशः, तो ये तो इंटीग्रेशन से मुक्त हो गया था, तो इसमें तो आपने डायरेक्ट लिमिट रख दी अपर लोअर लोअर, और ये इंटीग्रेशन से मुक्त नहीं हुआ था तो आपने इंटीग्रेशन के चिन्ह पर लिमिट लगा दी। अब तो क्या है, खत्म होने वाला है क्वेश्चन। देख लेते हैं इसको, ये लिखा है बीटा प्लस 2 टाइम्स 0 से 1 दिस इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू, यहां लिमिट रखोगे 1 और यहां 1 रखोगे तो 1/e आएगा, क्योंकि e की घात -1 इज 1/e, और 0 रखने से 0 उसको मैं लिख नहीं रहा, माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 0 से 1 यहां पर ये x इंटू एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अगर गौर से देखो तो ये दोनों के दोनों इंटीग्रेशन सेम है, आप इन दोनों को कट कर सकते हो, चिन्ह सेम है, आपको बीटा का मान मिल जाएगा, एंड दैट वैल्यू इज व्हाट 1/e। खत्म हो गया, फिनिश। एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 10th, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कुछ छोटी मोटी चीज बता के, फिर आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पर, है ना। प्रॉपर्टी में फर्स्ट डे ही नहीं पहुंच पाता, मेरे को थोड़ा सा फर्स्ट डे मतलब पहले ही लेक्चर, दूसरे लेक्चर में मेरे को टाइम लगता है, क्योंकि मैं छोटी मोटी चीजें यहीं बता के चलूंगा और उनको अपन लोग यूज करते रहेंगे बार बार। चलिए अब आ जाते हैं अपन लास्ट, 8th 9th तो हो ही चुका है, 10th पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 10th नंबर, एडवांस में पूछा जा चुका है, हालांकि और भी पुराने क्वेश्चन एडवांस में आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन एडवांस में पूछा जा चुका है और न्यूमेरिकल बेस्ड था ये क्वेश्चन। देखते हैं इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा इधर ही मतलब कर लेता हूं, जिससे क्वेश्चन लिख के दोबारा नहीं होगा काम। अपने को 50-50 इंटू ये बटे ये समाकलन का मान चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना बच्चों, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा, नहीं तो लिख लेना। ये जो चीज है इसको बेटा मैं I1 नाम दे देता हूं, I1 दे देना तो ना यार, और या I1 नहीं देना तो A नाम दे दो। समाकलन है, कोई निश्चित राशि मान में आ रही होगी 0 से 1 में, और इस वाले का नाम मैं B दे देता हूं, दे दूं बेटा। इसका नाम दे देता हूं A, इसका नाम दे देता हूं B, और A बटे B क्वेश्चन हो जाएगा, 50-50 से गुणा है, इसका मान निकालना रह जाएगा अपने को। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं B को लेके चलता हूं। आप घबराइएगा मत कि सर ये क्यों आप ऐसा कर रहे हो, यार मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन दोनों में से किसी एक को पकड़ना है मेरे को। क्यों पकड़ना है, क्योंकि मैं किसी एक को दूसरे के पदों में लाऊंगा। अच्छा अब बात आती है कि सर आपको तो याद है आपने B को लेके चल दिए आप, अरे नहीं यार इसकी घात 101 है, मैं इसमें जब बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो इसकी घात कम करके 101 से 100 ले आऊंगा तो B A के पदों में आ जाएगा, इसलिए मैं B वाले को पहले लेके चलाऊं। आप देखते जाइए, B अपना है ये वाला, तो ये क्या है बेटा, ये है 0 से 1, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, 50 की घात 101 dx,
पक्का हो गया? और देख लेंगे, क्या पता मेरी सोच में कुछ गड़बड़ हो तो ए को लेके चल लेंगे यार, ऐसा कोई थोड़ी है यार। 101 dx, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, 1 को सेकंड फलन लेके 1 को सेकंड फलन ले लिया और बाय पार्ट्स यहां लगा रहा हूं। ये सेकंड फलन हो गया, ये फर्स्ट फलन हो गया। बाय पार्ट्स लगाने में आप सब लोगों को भी बेटा थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। क्या होता है, ये b है तो b बराबर पहला फलन एज इट इज, दूसरे का समाकलन, फिर उसके बाद पहले का अवकलन, घात 100 हो जाएगी। लेकिन चेन नियम से इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, तो ये अवकलन आ जाएगा -50 x की घात 49, और दूसरे का समाकलन दैट इज x dx। लेकिन इस पर अपने पास लिमिट भी है बेटा, लिमिट है 0 से 1। तो मैंने बोला था कि यहां पर मैं अब कलर चेंज करके लिख देता हूं, यहां तो समाकलन हो चुका है तो यहां मैं लिमिट 0 से 1 इस तरह से लिख देता हूं, मतलब इस पूरे पर 0 से 1 लिमिट लग जाएगी और यहां इंटीग्रेशन पर लिमिट चढ़ा दूंगा। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। यहां से अपने पास आ जाएगा b बराबर, अब जब आप लिमिट रखोगे तो 1 रखने से ये पद 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0, और 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट, ये वाला पद तो 0 हो जाएगा अपना, इसका कोई टेंशन की बात है नहीं। अब इस वाले पद पर आ जाओ आप, ये माइनस और ये माइनस मिलके तो हो जाएगा प्लस, और ये 101 गुणा 50, 101 गुणा 50 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 101 गुणा 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना 0 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, ये 50-50 आ जाएगा बेटा, 50-50। ठीक है बेटा, अब ये 50-50 आ गया, इन दोनों का गुणा, ये माइनस माइनस हो चुका है प्लस, और ये 1 - x की पावर, लिख रहा हूं मैं 0 से 1, 1 - x की पावर 50 की पावर 100, और इधर से आ जाएगा x की पावर ये 49 और ये x की पावर 1, तो ये आ जाएगा 50 dx। यार एक लफड़ा हो गया बेटा, बहुत बुरा लफड़ा हो गया। हम लोग सोच के चले थे कि b का मान हम a के पदों में ले आएंगे तो a के लिए 1 - x की घात 50 की घात 100 होना चाहिए थी, जो है, लेकिन इसने पंगा डाल दिया। हिम्मत मत हारो, पंगा डाल दिया है तो अपन ही सुलझाएंगे उसको, घबराओ मत। कैसे सुलझाएंगे देख लो बच्चों, देखिएगा, मेरे को ये अलग लाना है, तभी तो ये अलग आके ये बोलेगा, इसको बोला जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा b बराबर 50-50। अच्छे से देखना, ये स्टेप बहुत प्यारा लिखूंगा मैं अभी। ये है 1 - x की पावर 50 की पावर 100, और यहां मैं लिखने जा रहा हूं 1 - x की पावर 50 इंटू dx। सबसे पहले ये देखो कि ये चीज है क्या, ये 1 और 1 एक्चुअल में कटा हुआ है, और ये माइनस माइनस प्लस ये x की घात 50 है बेटा। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें, अभी मैंने कुछ इसमें डिस्टरबेंस नहीं किया, सेम है। अच्छा, अब बात आती है कि ऐसा करा क्यों, क्योंकि जब आप इस वाली क्वांटिटी का इसमें एक में गुणा करोगे तो 1 - x की घात 50 की घात 100, 1 में गुणा करने से ये चीज अलग आ जाएगी और ये चीज a हो जाएगी। अपने को यही चाहिए था, तो मैं क्या करने वाला हूं, इस राशि का पहले एक में गुणा और इस राशि का फिर इसमें गुणा करने जा रहा हूं। तो ये अपने पास आ जाएगा b बराबर 50-50, बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन का इसमें गुणा करो तो पहला हो जाएगा 0 से 1, 1 - x की घात 50 की घात 100, और जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस ऑफ 0 से 1, 1 - x की घात 50, x की घात 50 की घात 100, और ये पूरे की घात 1, कुल मिला के घात 101 हो जाएगी dx। खत्म कहानी। बच्चों गौर से देखो, 1 - x की घात 50 की घात 100, 0 से 1, इसका नाम आपने a दिया था, ये a आ गया है। तो अपने पास हो जाएगा b बराबर 50-50, इसका नाम है a माइनस, और ये 1 - x की घात 50 की घात 101, 0 से 1, 101 0 से 1, ये वाली चीज का नाम b है, तो यहां इसकी जगह पर हम b लिख देंगे। 50-50 से गुणा कर लो तो b बराबर 50-50 a माइनस 50-50 b। सही है बेटा। अगर आप 50-50 b को इधर ला दोगे तो एक b पहले से है और 50-50 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50-50 a। मैं इस 50-50 a को इधर लिख लेता हूं, इस तरफ, इसको इधर लिख लिया है, बराबर इसको इधर भेजा है, तो ये हो जाएगा 50-51 b। सही है ना बेटा, 50-51 b। b को नीचे ले आता हूं तो ये हो जाएगा 50-50 a अपॉन b बराबर 50-51। बेटा चेक करो जरा, मान किसका निकालना था, 50-50, अच्छे से देखना है, मान किसका निकालना था, 50-50
ए बटे बी का मान निकालना था। बोलो किसका मान निकालना था? 50-50 ए बटे बी का, और 50-50 ए बटे बी का मान आ चुका है, और ये मान कितना है? 50-51, 50-51। तो ये बोला जाएगा अपना आंसर। दैट्स इट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। मतलब मैं इस पर स्टार लगाऊंगा और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जब भी करो तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो बेटा, ठीक है। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग इनको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं।